Hello everyone, my name is Jitendra Kumar, Faculty of Civil Engineering and welcome to the YouTube channel of Government Engineering College Bardha। तो हमने हमारे पिछले लेक्चर में पढ़ा था रिएक्शंस के बारे में। अब देखिए कि रिएक्शंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो मैं एक बीम लेता हूं जो कि कौन सी है, कैंटिलीवर। कैंटिलीवर बीम का मतलब उस बीम का एक एंड तो रहेगा फिक्स और अदर एंड रहेगा यहाँ पर फ्री। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन जनरेट हुई है, कितनी जनरेट हुई है, तो कहेंगे 0, क्योंकि जो रिएक्शन के लिए रूल दिया गया है, न्यूटन ने बोला है, न्यूटन थर्ड लॉ, कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, एवरी एक्शन की क्या होनी चाहिए, इक्वल तो हो मैग्नीट्यूड में, ठीक है, और अपोजिट होगी डायरेक्शन में, क्या नीचे एक रिएक्शन। और ये स्टेट कहां लगती है, इक्विलिब्रियम के लिए लगती है। तो जब तक हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है तब तक इसमें कोई रिएक्शन जनरेट नहीं होगी। चलिए एक फोर्स कुछ इस तरह से लगा लेते हैं। फोर्स बोलो चाहे आप यहां पर लोड बोलो, दोनों सेम की बात है। ठीक है, और इनकी यूनिट क्या रहती है, न्यूटन में होती है, किलो न्यूटन में हमने शो की हुई है। यहाँ पर किलो इसका प्रीफिक्स है, जिसका मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करने से फ्री। तो लोड है कुछ एंगल थीटा पर। अब थीटा पर है तो बनेंगे इसके दो कंपोनेंट, एक तो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा होगा वर्टिकल कंपोनेंट। ये बना दिया हमने इसका वर्टिकल कंपोनेंट, जो कि मान लीजिए कि अगर फोर्स P लोड लग रहा था हमारा, तो कितना बन जाएगा ये P sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, P cos थीटा। ये तो एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस हैं। इसकी वजह से हमारी बीम की सपोर्ट पर यहां पर क्या जनरेट होंगी, रिएक्शंस। ठीक है, जो भी खुद भी क्या है, एक तरह का फोर्स। अगर फोर्स लगाया तो यहाँ पर जनरेट होगा फोर्स, और उसके साथ में दो रिएक्शन तो होती है, वो तो आएंगी फोर्स की, एक आ जाती है हमारी मोमेंट की। और मोमेंट कौन से वाला, बेंडिंग मोमेंट। तो रिएक्शन देखिए, ये वर्टिकल फोर्स इस बीम को नीचे की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा है, पुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें पता है बीम है फिक्स। अगर इसे रहना है स्टेबल, एक स्ट्रक्चर बनना है, तो इसे क्या लगाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन और इक्वल मैग्नीट्यूड का एक फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये यहाँ पर क्या बन जाएगी, एक वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन। ठीक है, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, P sin थीटा। अगेन ये इसे इधर की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन होगा क्या, अब बीम तो फिक्स है, ये नहीं चाहती कि मोशन करे, डिस्प्लेसमेंट हो, तो उस डिस्प्लेसमेंट को रोकने के लिए अगेन यहाँ पर एक रिएक्शन जनरेट होगी। ठीक है, अगेन ये भी कैसा फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा P cos थीटा के इक्वल। उसके बाद अब ये P sin थीटा इसे क्या करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा इस तरह से। ठीक है, और जब रोटेट करेगा तो इसके अंदर एक मोमेंट जनरेट होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसके लिए भी एक रिएक्शन जनरेट होगी। थर्ड होगी हमारी मोमेंट की, जिसे हमने बोल दिया बेंडिंग मोमेंट, जो कि रोटेट कर रहा है, बेंड कर रहा है, घुमा रहा है इसे। और बेंडिंग मोमेंट जिसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, जो भी लोड या फोर्स लगाया है आपने, उसको मल्टीप्लाई करना है, जिस पॉइंट के ऊपर निकालना है उसके साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। तो ये लोड लगा P sin थीटा, और जितनी भी डिस्टेंस मान लीजिए x डिस्टेंस थी, तो P sin थीटा इंटू x डिस्टेंस, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। ठीक है,
अभी हमारे पास टोटल 3 रिएक्शन है। एक को तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि है बेंडिंग मोमेंट। तो ये हॉरिजॉन्टल वाली क्या है? इन्हें बोला जाता है एक्सियल फोर्सेस। ठीक है, क्या कहेंगे इन्हें? एक्सियल फोर्सेस। यानी कि अगर मैं इस तरह की एक बीम ले रहा हूं तो उसमें मेरे पास 2 एक्सिस आएंगी। एक को तो मैं बोल दूंगा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस और इसको कह दूंगा मैं लेटरल एक्सिस। तो इस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर में यहां पर जो एरिया आएगा उसे मैं बोलूंगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये सब कुछ टर्म्स हैं, छोटी छोटी चीजें जनरली छोड़ देते हैं, लेकिन इन्हें अच्छे से याद रखना है कि किसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसे बोलते हैं लेटरल एक्सिस, किसे लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। तो इस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलोंग लगने वाले जो फोर्सेस होंगे, ठीक है, अलोंग लगने वाले फोर्सेस इस तरह से, इन्हें हम क्या कहेंगे? एक्सियल फोर्सेस। एक्सियल फोर्सेस की एक और डेफिनेशन देनी है तो क्या हो जाएगी? लॉन्गिट्यूडिनल जो हमारी डायरेक्शन है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, उसके अलोंग लगने वाले फोर्सेस वो क्या बन जाएंगे? हमारे एक्सियल। अब क्या होगा अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, यानी किसी कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तब हमारे पास कौन से आ जाएंगे फोर्सेस? कंप्रेशन फोर्सेस। यहां ये आ जाएंगे कंप्रेशन फोर्सेस। और अगर क्या हो कि ये बीम को ऐसे खींचकर टेंस कर रहे हो, लंबा करने की कोशिश कर रहे हो और एक दूसरे से दूर जा रहे हो, तब हम इसे कौन से बोल देंगे? टेंसाइल फोर्सेस। ठीक है, अगर एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो कंप्रेशन, ये क्या करेगा? बीम को कंप्रेस करने की, छोटा करने की कोशिश करेगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका कुछ इस तरह से आ रहा है कि बीम कंप्रेस हो जाएगी और यहाँ पर बीम क्या हो जाएगी? साइज में इंक्रीज होने की कोशिश करेगी। इन्हें बोलते हैं हमारे टेंसाइल फोर्सेस। तो ये तो हो गया एक हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का काम। तो वर्टिकल फोर्सेस क्या है? डायरेक्ट वर्टिकल का ही कंपोनेंट बना रहा हूं मैं। P sin थीटा। अब इस लोड की वैल्यू है, इस फोर्स की वैल्यू क्या होती है? ये बीम ले ली, इधर से ये लोड है, इधर ये लोड, इसकी रिएक्शन जनरेट हुई। तो इस पॉइंट के ऊपर कोई भी क्रॉस सेक्शन में कट कर रहा हूं, ठीक है, इसे हमने क्या कहा था? क्रॉस सेक्शन। लेटरल एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, तो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लग रहे हैं फोर्स। तो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लगने वाले फोर्स क्या करते हैं? इस बीम को 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, कोई भी एक क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया किसी पॉइंट के ऊपर, इस बीम को 2 पार्ट में काटने की कोशिश करेगा, शेयर करने की कोशिश करेगा। तो इन टाइप के फोर्सेस को हम क्या बोल देंगे? शेयर फोर्सेस। तो जो रिएक्शन जनरेट हुई है वो भी किसका पार्ट होगी? हमारे शेयर फोर्स का पार्ट हो जाती है। इसी का यूज करते हुए हम क्या बना देते हैं? हमारा शेयर फोर्स डायग्राम। तो अगर मुझे इसकी डेफिनेशन देनी हो कि व्हाट इज शेयर फोर्स, तो शेयर फोर्स क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शन एरिया के जो पैरेलल फोर्सेस लगते हैं, कि अगर कुछ इस तरह से बीम की मेरी, तो इस पॉइंट के पैरेलल लगने वाले फोर्स, ये जो सरफेस है इसके पैरेलल लगने वाले फोर्स हो जाएंगे शेयर फोर्स। और टोटल एरिया के ऊपर अगर मैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं तो शेयर फोर्स से क्या बन जाएगा? वो शेयर स्ट्रेसेस,
जो कि होते हैं सरफेस के पैरेलल। तो थर्ड अगेन हमारी क्या थी, बेंडिंग मोमेंट, जिसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है मैथमेटिकली क्या हो जाएगी, लोड या फोर्स जितना भी लिया है मल्टीप्लाई कर दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। डिस्टेंस कितनी, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो कितना हो जाएगा, p sin थीटा मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब डिस्टेंस देखिए कितनी है, x है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम x से। तो ये तो हो गया हमारे वर्टिकल कंपोनेंट के कारण लगने वाला बेंडिंग मोमेंट। हॉरिजॉन्टल से देखो तो लोड की डायरेक्शन ये है, ये वाली डायरेक्शन। तो इसी ए पॉइंट की, जो इसकी लोड की लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की, ए पॉइंट से होती हुई जा रही है, इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हुई नहीं इनके बीच। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ये वाली, इधर से लोड की डायरेक्शन ये है, तो इसके साथ में इसकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेकिन इसकी लाइन ऑफ एक्शन तो यहीं से जा रही है, मतलब डिस्टेंस होगी 0, तो वहीं से गुजरा तो वहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल के कारण लगने वाला 0। तो ये थे कुछ टाइप ऑफ लोड। अब बनाना सीखेंगे हम हमारा शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। SFD एंड BMD शॉर्ट में कह देते हैं शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलिए शुरू करें, डायरेक्ट एग्जांपल से समझेंगे। कुछ इस तरह की बीम है, एक एंड कर दिया फ्री और दूसरा कर दिया हमने फिक्स्ड। फिक्स का मतलब क्या होगा, ना तो इसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा, ना वर्टिकल, और ना ही रोटेशन आएगा। 3 रिस्ट्रेन है, तो उनके कारण क्या आएंगे मेरे पास, 3 रिएक्शंस, जिसमें से एक कौन सी हो जाएगी, एक्सियल की, एक आ जाएगी शियर की, और एक आ जाएगी मोमेंट की। तो इन्हीं के ऊपर अगर मुझे बनाना है एक्सियल फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो इन्हीं से बन जाता है। अब ये मेरे पास क्या थी, बीम थी, बना दी फिक्स। अब मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा एक लाइन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसके ऊपर लगा दिया हमने एक पॉइंट लोड लगा। टाइप ऑफ लोड्स भी आपको साथ में बता दो, इस टाइप का लोड होता है उसे बोलेंगे हम पॉइंट लोड। पॉइंट लोड का यहाँ पर मतलब हो गया कि ये जो लोड है उसका टोटल जो CG है, जितना भी एरिया के ऊपर लग रहा है, वो जस्ट एक पॉइंट के ऊपर लग रहा है, कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। ठीक है, जस्ट इस स्मॉल पॉइंट के ऊपर। डिस्टेंस ले लीजिए इस बीम की 3 मीटर। ठीक है, स्पैन हो गया इसका 3 मीटर, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो स्टेप्स क्या रहेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करनी है आपको सपोर्ट रिएक्शन। स्टेप 1 क्या है, टू कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शंस। ठीक है, चाहे हॉरिजॉन्टल निकालो, वर्टिकल निकालो या मोमेंट की निकालो, कोई भी, उन तीनों की सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, अभी बताया नहीं था बेंडिंग मोमेंट के लिए। क्या फॉर्मूला होता है बेंडिंग मोमेंट का, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कहाँ की है, जहां पर हमें बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, छोटी सी है, डब्बा बना के याद रखिए, इसे बहुत इंपॉर्टेंट भी है।
होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखते हुए आप आसानी से कोई भी बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम बना सकते हो। स्लोप होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का किसके इक्वल हो जाएगा, शियर फोर्स एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर शियर फोर्स जितना लग रहा है उसके बराबर हो जाएगा हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप। उसी तरह से शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप क्या हो जाएगा, लोडिंग एट दैट पॉइंट। बस इतना सा याद रखना है, इसी के साथ में हमारा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, शियर फोर्स क्या था, वो वाला फोर्स या तो लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, जो कि इस बीम को कट करने की कोशिश कर रहा है। जितने भी वर्टिकल फोर्सेस हैं, वर्टिकल बोलो चाहे ट्रांसवर्स फोर्स बोलो, ठीक है, या तो क्या बोल दिया हमने, वर्टिकल फोर्सेस बोला या ट्रांसवर्स फोर्सेस, आइदर टू लेफ्ट और दी राइट ऑफ दी सेक्शन आर कॉल्ड शियर फोर्स, और उन्हें ड्रॉ करना क्या कहलाता है, हमारा शियर फोर्स डायग्राम। सबसे पहले क्या करेंगे, इस रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे। सिंपली हमें पता है कि ऊपर की ओर रिएक्शन लगेगी, और अगर आप नीचे मान भी लेते हैं तब भी वैल्यू तो वही आएगी। अज्यूम कर लो कि रिएक्शन लग रही है नीचे, अज्यूम कर लेते हैं वैल्यू आर, ठीक है, बीम से नीचे धकेलने की कोशिश करिए, मैंने अज्यूम कर ली नीचे गलती से कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन लग रही है, क्योंकि लगनी तो ऊपर चाहिए, क्योंकि ये फोर्स P जो है, लोड P है, इस बीम को नीचे की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर रिएक्शन क्या आनी चाहिए, ऊपर की ओर, राइट। और न्यूटन के लॉ से हमें पता है कि भाई इसकी वैल्यू तो उसके इक्वल आनी चाहिए, बट फिर भी मान लेते हैं नहीं आती, और रिएक्शन की डायरेक्शन भी उल्टी है, मान लो। अब क्या करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन थी, आपको बताया था कि किसी भी बॉडी को स्टेबल रहने के लिए, रुके रहने के लिए, ये मोशन नहीं करे, स्ट्रक्चर बने। ठीक है, एक चीज याद रखना, अगर स्ट्रक्चर ने मोशन कर दिया तो स्ट्रक्चर नहीं रहेगी, मैकेनिज्म बन जाएगा। हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर वही तो चाहिए, हिलने डुलने नहीं चाहिए, रुकी रहे, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो उसके रुके रहने के लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहने के लिए उसके पास तीन इक्वेशन होती है, जिन्हें इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या इक्वेशन थी कि सारे के सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन होगा 0, सारे के सारे वर्टिकल ट्रांसवर्स फोर्सेस का समेशन होगा 0, और जितना भी मोमेंट लग रहा होगा उसका समेशन किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0। इन तीनों को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इन्हीं की हेल्प से हम क्या करेंगे, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो क्या चेक करेंगे, क्या ये मेरी बीम स्टैटिकली डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट। इनका मतलब क्या था कि हम इन तीन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से यहाँ पर सारे के सारे अननोन फोर्सेस को कैलकुलेट कर भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है रिएक्शन आती है 1 2 3, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम 3, फॉर्मूला लगाया था RE - 3, सपोर्ट रिएक्शन है -3 कर दो, यानी कि 3 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम के कारण 3 - 2 है। अगर आ जाए 0 तो कैसे हो जाएगी, स्टैटिकली डिटर्मिनेट, ठीक है। और अगर 0 नहीं आता, ग्रेटर देन आ जाता है, तो क्या हो जाएगी, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट या रिडंडेंट स्ट्रक्चर। ये क्या होगी, थोड़ी सी और स्टेबल होगी, हमने उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर दिया। और अगर वो नहीं है तो स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, स्टेबल नहीं हो पाएगी। स्टेबिलिटी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ रहे हैं शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलिए, रिएक्शन क्या बोल रही है, अगर मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले जितने भी फोर्स हैं, लोड है, उनको क्या बोल दिया, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, P भी। तो मैंने लिखा R + P = 0, क्योंकि मेरी जो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है क्या कहती है, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, तो कर दिया R + P = 0। तो R क्या हो जाएगा, -P, P को अदर साइड लेके गए तो क्या हो जाएगा, माइनस का P। तो अब आपने देखा, चाहे डायरेक्शन ऑफ कुछ भी मानो, आंसर हमेशा सही आएगा। माइनस का क्या मतलब है, हमने जो डायरेक्शन मानी है उसके अपोजिट, क्योंकि अगर आपने 12th में वेक्टर पढ़ा हो तो उसमें क्या बताते हैं कि डायरेक्शन अपोजिट में हो जाती है। माइनस का मतलब क्या हो जाता है, डायरेक्शन वेक्टर के अपोजिट हो जाती है। तो हमने जो डायरेक्शन मानी थी
उसकी बजाय क्या आ जाएगी अब P। तो इस R की वैल्यू कितनी आ गई P और डायरेक्शन कुछ इस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद चलिए शियर फोर्स डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। सिंपल है, क्या बोला है, स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम क्या हो जाएगी, लोडिंग एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले इधर ड्रॉ किया, जगह थोड़ी कम पड़ गई, ठीक है। यहां ड्रॉ करते हैं बीचों बीच जीरो की लाइन, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, डायमेंशन ले लेते हैं किलो न्यूटन में कि कितना लोड लग रहा था, P किलो न्यूटन। अब क्या करना है, रिएक्शन ऊपर की ओर है, तो यहां से स्टार्ट कीजिए लेफ्ट हैंड साइड से, लो जी बढ़ा दिया ऊपर, कितना P लोड से कर दिया, ठीक है। उसके बाद P लोड का यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दिया, P लेंथ का जो भी आप ग्राफ स्केल ले रहे हो, अब इंक्रीमेंट कर दिया, बीच में क्या करेगा, तो बीच में यहाँ पर ये लाइन आती है कि स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम क्या हो जाएगा, लोडिंग एट दैट पॉइंट। यहाँ पर कहीं आपको बीच में लोडिंग दिख रही है, नहीं, लोड कितना है जीरो, तो स्लोप हो जाएगा जीरो, और जीरो स्लोप का मतलब क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। जीरो स्लोप जो होता है उसका मतलब क्या हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, खींच दी सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद फिर क्या, अब हमारे पास आ गया सपोर्ट B के ऊपर आ गई। अगर हमने ऊपर लगने वाले फोर्सेस इसको मान लिया पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो जो नीचे लगने वाले फोर्सेस होंगे उसे मानना पड़ेगा नेगेटिव। तो P का इंक्रीमेंट हुआ, लगातार P चलता रहा, P चलता रहा, इसका मतलब क्या हो, कांस्टेंट। स्लोप जीरो का मतलब क्या होता है, बीच में कांस्टेंट ही चल रहा है P की वैल्यू से। जैसे ही इस पॉइंट पर आए, यहाँ क्या हो जाएगा, P नीचे की ओर है, माइनस P करना पड़ेगा, प्लस का P माइनस का P, सडनली यहाँ पर क्या हो जाएगी वैल्यू जीरो, और ये हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, शियर फोर्स डायग्राम। बस इतना ही है शियर फोर्स डायग्राम, और कुछ नहीं। क्या करना है, जितनी भी अननोन रिएक्शंस आपको दिख रही है उनको कैलकुलेट करो, और जितने ट्रांसवर्स जो रिएक्शन है उनको यूज करते हुए हमें क्या बना देना, शियर फोर्स डायग्राम। तो स्लोप के लिए क्या कर दोगे, देखोगे कि लोडिंग एट दैट पॉइंट क्या है, ये बना भाई पहला शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, यही बनाया था ना हमने शियर फोर्स डायग्राम। इसी का यूज करते हुए क्या करना है आपको, बनाना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट सबसे पहले फॉर्मूला क्या देखा था हमने बेंडिंग मोमेंट का, कि बेंडिंग मोमेंट होता है लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहां पर बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करें, ठीक है। क्या बताया, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहां पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। मैं कहता हूं जो पॉइंट A के ऊपर कैलकुलेट करना है, कितना आएगा बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। लेंथ ले लो आप L मीटर की, ओके। L मीटर की लेंथ ली है, बेंडिंग मोमेंट क्या आना चाहिए, पॉइंट A के ऊपर लोड P, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L, यूनिट क्या हो जाएगी इनकी, किलो न्यूटन मीटर, यूनिट हो जाएगी किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू रखो सिंपली, अगेन क्या बनाया, जीरो, वैल्यू कितनी रखी, PL आई, तो लो जी यहाँ पर PL, क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट लगा रहा है, क्लॉकवाइज को मान लेते हैं पॉजिटिव। एक चीज का ध्यान रखना, कोई भी आप पॉजिटिव नेगेटिव बता रहे हो कि उसका पहले साइन कन्वेंशन जरूर बनाना,
कि मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है, एंटी क्लॉकवाइज को लिया, अपना साइन कन्वेंशन जरूर लिखना, और अपना नहीं लिखते तो इसके बाद मैं एक साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ और फिर हम प्रॉपरली एक अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। अभी तो खाली समझ रहे हैं कि शियर फोर्स डायग्राम का ओवरव्यू क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का ओवरव्यू हल्का सा क्या है। यहाँ पर आ गया मेरे पास P इंटू एल, उसके बाद इस पॉइंट पर कितना आएगा भाई, लोड क्या निकल रहा है, इसी पॉइंट से जा रहा है, इस पॉइंट पर यानी कि उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ एक्शन वहीं से है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। तो यहाँ पर हमें पता है बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी 0, लेकिन इसका स्लोप क्या होगा, बीच में कुछ ऐसा कर्व में बनेगा, इस तरह से बनेगा, ऊपर की ओर जाते हुए नीचे जाएगा, या ऐसे जाएगा, किस तरह से जाएगा, तो बीच की कंडीशन अब कैसे चेक करें, उसके लिए अगेन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, shear force at that particular point, है ना। तो यहां पर स्लोप क्या आना चाहिए, बराबर हो जाएगा shear force पर्टिकुलर पॉइंट पर। इस पॉइंट पर चेक किया तो shear force क्या है, कांस्टेंट, इस पॉइंट पर कांस्टेंट 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 कांस्टेंट। तो कांस्टेंट स्लोप का मतलब क्या होता है, जिस तरह की लाइन, राइट। कांस्टेंट स्लोप का मतलब क्या होता है कि अगर मैं ग्राफ के ऊपर दिखा रहा हूं 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक्सिस वाई एक्सिस, तो कांस्टेंट स्लोप मतलब कोई स्ट्रेट लाइन किसी एंगल के ऊपर, थीटा के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा मेरा कांस्टेंट स्लोप। मुझे पता है अदर पॉइंट बी पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या आ रही है, 0, क्योंकि अगेन बेंडिंग मोमेंट क्या है, समेशन ऑफ मोमेंट्स, ठीक है, आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ सेक्शन। ऐसे नहीं कि पहले इधर से भी ले लो फिर उधर से भी आपने फोर्सेस को इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया, कि यहाँ पर P किलोन्यूटन का भी ले लिया और उसके बाद यहाँ से जो रिएक्शन आती है उसका भी बोल दोगे कि ये रिएक्शन भी क्या लगा देगी, बेंडिंग मोमेंट लगा देगी, आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट, कहीं एक और से आपको लेते हुए चलना है, तभी बनेगा हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सिंपली एक ये बन गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। ये तो क्या था, हल्का सा ओवरव्यू, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता कि बीम भी कैंटिलीवर, लोड भी पॉइंट, वो भी एक ही लगा हुआ एकदम फ्री हैंड के ऊपर, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। अब समझते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम को थोड़ा सा डिटेल, ठीक है। यूज करना है इनके लिए साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन आप क्या लोगे, सेक्शन लिया, अगर लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हो तो ऊपर की ओर लगने वाले फोर्सेस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। और अगर राइट हैंड साइड से देखना चालू किया है, एक चीज याद रखना, बीम या तो लेफ्ट से बनाना चालू करोगे या फिर राइट साइड से, एक ही डायरेक्शन नहीं, ऐसे नहीं शुरू में कुछ नहीं, इधर से बाकी इधर से। तो अगर राइट से देखना चालू किया तो नीचे लगने वाले फोर्सेस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। इसी तरह से बिल्कुल इसका उल्टा करो, लेफ्ट हैंड साइड से देखा, अगर नीचे की ओर लगने वाले फोर्सेस हैं तो नेगेटिव, और राइट हैंड साइड से देखना स्टार्ट किया तो ऊपर की ओर लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो क्या हो जाएंगे मेरे, नेगेटिव। अगेन नेगेटिव ही रहेंगे, चाहे लेफ्ट से देखो राइट से देखो, लेफ्ट से नीचे वाले राइट से देख रहे हो ऊपर वाले, तो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन आपको यूज करते हुए चलना है। अगर एक पर्टिकुलर साइन कन्वेंशन को यूज करते हो ना तो क्वेश्चन को में आपको डिफिकल्टी नहीं होती कि ऐसे नहीं, कभी तो आपने ऊपर वाले को पॉजिटिव मान रखा है, कभी नीचे वाले फोर्सेस को पॉजिटिव मान रखा है,
इससे क्या होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रह जाएंगे। और अगर आप गेट जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, अभी कोई भी कंपटीशन एग्जाम, वहां पर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको बार बार चेक करते रहे। एक बार हमें जो आंसर लग गया बस उसे क्लिक करना होता है, वरना आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, उसमें 2-3 क्वेश्चन आपके इजीली रह जाते हैं। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या करोगे, अगर ऊपर से देखा, ठीक है, ऊपर से देखने पर अगर बीम सैगिंग कंडीशन में है, ठीक है, इस तरह से सैग कर रही है, उन्हें क्या मान लोगे आप, पॉजिटिव मोमेंट्स, ठीक है। अब चाहे इसमें देखो, अपने आप ही लेफ्ट राइट का फंडा हो गया, लेफ्ट से देखा तो क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, राइट से बनाते हैं एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, ठीक है। तो सैगिंग ऊपर से देखने पर, क्योंकि अगर मैं नीचे से देख रहा हूँ मुझे तो मेरी तरफ झुका दिखेगा, होप करता हूँ दिखेगा। तो कोई एक डायरेक्शन लेते हुए ऊपर से देखने पर सैगिंग कंडीशन में जो मोमेंट लगाएंगे, ये मोमेंट्स क्या करेंगे, इस बीम को सैग करने की कोशिश करेंगे, तो ये वाले हो जाएंगे पॉजिटिव मोमेंट्स। और अगर मैं ले लूं होप करते हुए, ठीक है, ऊपर से देखा तो होगिंग कंडीशन, ऊपर से कॉन्वेक्स दिख रहा है मुझे, इसमें ऊपर से कैसा दिख रहा था, कॉनकेव कंडीशन, ऊपर से कॉन्वेक्स, या फिर हमने इसको क्या बोल दिया, होगिंग कंडीशन, उन मोमेंट्स को मान लेंगे हम नेगेटिव। तो इस पर्टिकुलर साइन कन्वेंशन का यूज करते सबसे पहला काम क्या करना है, साइन कन्वेंशन ले लिया, फिर हमें निकालनी है रिएक्शंस। रिएक्शंस के हिसाब से हमने, अगर हमारे पास ट्रांसवर्स रिएक्शन यानी कि वर्टिकल रिएक्शन आ रही है, उनका यूज करते हैं शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम के लिए क्या है, उसका स्लोप होता है लोडिंग के बराबर, तो बीच में जिन पॉइंट पर भी आपको लोडिंग दिखेगी उसके हिसाब से उसका स्लोप बनाते हैं, पूरा डायग्राम बना दो। फिर क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कौन हेल्प करेगा, हमारा एसएफडी। एसएफडी के लिए क्या हो जाएगा, बीच में जितना भी शियर फोर्स लग रहा होगा वो पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप। तो बस इन सब चीजों को याद रखना है। एक बार इन्हें देख लीजिए, शियर फोर्स डायग्राम का साइन कन्वेंशन क्या है, कुछ इस तरह से। आप इसे अज्यूम करने के लिए, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं, खाली अज्यूम करने के लिए कि कैसा ये बीम को रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसे मैं पॉजिटिव मानते हो चल रहा हूँ, ऐसा है नहीं। एक्चुअल में कैसा है कि लेफ्ट हैंड साइड से पॉजिटिव, ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव, राइट हैंड साइड से नीचे की ओर है तो पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन कोई भी लो, शेप हमेशा रहेगी सेम, ठीक है, कोई भी साइन कन्वेंशन लो, शेप रहेगी हमेशा सेम। तो उसी शेप का ही आपको यूज करते हुए आराम से बना देना है। साइन कन्वेंशन लिखो, ये सब चीजें आपके एग्जाम में जरूर लिखनी है कि साइन कन्वेंशन लिखे, किसे पॉजिटिव मानना हो, किसे नेगेटिव मानना हो, और डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर मेन तो क्या है, डायग्राम ही है, फाइनल डायग्राम है, उसका नोमेशन कर दो, लिख दो कितने पॉइंट पर कौन सा लोड आ रहा है, कितना मोमेंट आ रहा है, बस कर दो। चलिए अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगेन बीम ले ली मैंने कैंटिलीवर, एक एंड है फिक्स, अदर एंड है मेरा फ्री। इस बीम के ऊपर टोटल लेंथ है इसकी 2 मीटर। तीन किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है यहां, और बीचों बीच एक 2 किलो न्यूटन का भी पॉइंट लोड लग रहा है।